इसमें आपका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि सीनियर लोग काफ़ी मौजूद थे, इसके बावजूद आपको टिकट दी गई है। इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन है? जो लोग जानते नहीं मेरे बारे में इस तरह से कर रहे हैं। अब कानून साज काउंसिल में है, अभी आपके सामने हिजाब का मसला है। हिजाब पूरी तरह से रिवॉक नहीं हुआ है। रिजर्वेशन का मसला है, अभी तक रिजर्वेशन का मामला हालांकि स्टे है लेकिन फाइनल सोल्यूशन पे नहीं आया है। और भी कई ऐसे मसले हैं जो खवातीन से भी जुड़े हुए हैं। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? माइनॉरिटी कमीशन में आपने क्या काम किया है? जब मैं माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन थी, सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए था कि इसे सिविल पावर नहीं था हमारी कमीशन को। सिविल पावर का ना होने से ये पोस्ट ऑफिस के वैसा था माइनॉरिटी कमीशन। खैर बिल इंट्रोड्यूस कराकर दोनों हाउस में बिल पास करा के इसे सिविल पावर का दर्जा दिया। कर्नाटक की तारीख में बहुत कम ऐसे मौके हुए कि जिसमें किसी मुस्लिम खातून को लेजिस्लेचर काउंसिल में जाने का मौका मिला। पिछले एस.एम. कृष्णा के दौर में नफीसा फजल को एमएलसी बनाया गया था, उससे पहले शायद ही कोई किसी को बनाया होगा, कोई नाम जहन में नहीं आ रहा है। बहुत दिनों बाद, लंबे वक्त के बाद कोई मुस्लिम खातून लेजिस्लेचर हाउस में कदम रखने वाली है। बल्कि इस बानी को कांग्रेस ने इंतखाब किया है। इस वक्त वो इलेक्ट हो चुकी हैं, 24 तारीख को ओथ लेंगी, उसके बाद वो हाउस में कदम रखेंगी। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। बल्कि इस बानू को जिम्मेदारी मिलने के बाद, एमएलसी बनाए जाने के बाद, कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ात भी आ रहे हैं कि किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है, क्यों उन्हें बनाया गया, उस पर भी हम सवाल उनसे करेंगे। और साथ ही उनके जो एहसासात हैं उस पर भी सवाल करेंगे कि किस तरह से वो इस पूरे मामले को देख रही हैं और आगे वो क्या करना चाहते हैं। तमाम सवालात इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिल्किस बानू। आइए बात करते हैं। बहुत ही एक बड़ा ओहदा होता है एमएलसी का, लेजिस्लेचर काउंसिल यानी कानून साज काउंसिल जो है। काफ़ी सालों बाद देखा गया कि किसी मुस्लिम खातून को जगह मिली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ओहदा आपको मिला है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को शुक्रिया अदा करते हुए, और मेरी पार्टी के हाईकमांड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के सदर और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार साहब, और हमारे वज़ीर आला कर्नाटक के सिद्धरामैया साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे तमाम मिनिस्टर्स, मुस्लिम एमएलएस, इन तमाम की कोशिशों से अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका अता किया कि बहुत खुश हूँ। कैसा अचानक आपका नाम आया? क्योंकि नाम तो बहुत चल रहे थे, काफ़ी लोगों के नाम गए थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि किसी मुस्लिम खातून का इंतखाब होगा। हालांकि आप भी काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी। अभी जो आपको एक ओहदा मिला है, क्योंकि अभी वोट लेना बाकी है, उसके बाद एक लंबा तकरीबन 6 साल का टर्म आपको मिलने वाला है। इस पूरे टर्म में क्या टारगेट है, किस तरह से काम होगा, क्या सोचें? तो जब से मैं सियासी मैदान में आई तब से मेरा टारगेट ये है कि एजुकेशन और हेल्थ, तालीम और सेहत के लिए ही काम करते आई हूँ। तो अभी मेरा यही सबसे बड़ा मकसद होता है कि तालीम पर काम किया जाए, ख़ास करके लड़कियों की तालीम के पर किया जाए। और सेहत के लिए बहुत से हमारे माशरे में, हमारे समाज में अस्पतालों की बहुत ज़रूरत है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसका सारी रियासत में दौरा करके मैं हुकूमत से आग्रह करना चाहती हूँ कि अस्पतालों को शुरू किया जाए। तो मेरा मकसद तालीम और सेहत के लिए है। काफ़ी दिनों बाद देखिए, लोअर हाउस यानी विधानसभा के एमएलए के जो होता है, असेंबली जहाँ होती है, वहाँ पर भी एक खातून है, और अपर हाउस यानी काउंसिल में भी आप खातून, दोनों जगह पे खातून है। देखा यह जाता है कि मुसलमानों में ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो सियासत में नहीं आती हैं या पीछे रहती हैं, लेकिन सियासत में अब काफ़ी बड़े मौके हैं। कोई भी पार्टी ले लीजिए, ख़वातीन को आगे करने के लिए कोशिश कर रही है। रिजर्वेशन भी देख सकते हैं आप, किस तरह से ख़वातीन को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो क्या आपकी कोई अपील है ख़वातीन के लिए, कर्नाटक के मुस्लिम ख़वातीन के लिए खास करके? सियासत में औरतों का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें बराबर की हिस्सेदारी औरतों में है। और हम लोग वोट भी 50% चलाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के मसलों मसाइल हल करने के लिए और उनके मसले जानने के लिए औरतों की ज़रूरत है। इसलिए ये ऐसा नहीं समझना है कि सियासत है तो औरतों को इस मैदान में काम नहीं। सियासत को हम समाजी खिदमत के तौर पर ही ले सकते हैं। तो मेरा पहले से ही एक नज़रिया यही है कि सियासत में समाजी खिदमत की जाती है। सिर्फ सियासत के बगैर अगर हम सियासी खिदमत कर सकते हैं तो थोड़ा क़ानूनी अड़चनें, थोड़ी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनका दबाव पड़ के स्कीम्स नहीं मिलते। तो इसलिए
मैं शुरू से ही सियासी मैदान को मैं सामाजिक खिदमत करने के लिए मैंने चुना है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है सियासत में सामाजिक खिदमत करने के लिए। मेरा सियासत में 1980 पर 6 में मैं सियासत में एंटर हुई थी जिला परिषद की मेंबर के तौर पर। तो मैं कॉलेज के लेवल से ही मैं यूनियन में इलेक्शन लड़ते आई थी और जीते भी आई थी। तो मुझे एक कमिटमेंट पहले से ही था कि समाजी खिदमत को इस मैदान से अच्छा किया जा सकता है। तो मुझे सियासत में लाने के लिए बहुत से लोग कोशिश भी किए। तो ऐसा ही आगे चलते गई। बात जिला पंचायत की प्रेसिडेंट दूसरे इलेक्शन में जीतकर हुई। वहाँ पर भी मैंने एजुकेशन को और तालीम को और सेहत को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। उसके बाद मैंने सिविल वर्क्स को भी, बेसिक कम्युनिटीज़ को भी, वाटर सप्लाई, पानी की जहाँ सहूलत नहीं है उसके लिए, रोड्स के लिए, तो बखूबी मैंने निभाया है। तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि औरतों से राबिता रखने से, औरतें सियासत में आने से झट एक औरत जाकर उनको मिल सकती है और वक्त दे सकते हैं औरत, और उनका मसले मसाइल आराम से बैठकर उनके सामने, चाहे घरेलू मसाइल हो, चाहे वो अपने आप पर कोई मुश्किलात का सामना हो या जुल्म हो रहा है, इस तरह के मसले अब समाज में हैं, बहुत से हैं। तो ये आसानी से औरत सुन सकती है, आसानी से एक औरत बोल सकती है। अच्छा मैडम, ये बताएं, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी जो है बढ़ गई है, आप कानून साज काउंसिल में हैं। अभी आपके सामने हिजाब का मसला है, हिजाब पूरी तरह से रिवॉक नहीं हुआ है। रिजर्वेशन का मसला है, अभी तक रिजर्वेशन का मामला हालांकि स्टे है लेकिन फाइनल सोल्यूशन पे नहीं आया। और भी कई ऐसे मसले हैं जो खवातीन से भी जुड़े हुए हैं। इन सारे मसलों को अब आवाज़ उठाने के लिए कानून साज काउंसिल में काफ़ी अहम रोल आपका है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? इंशाअल्लाह मैं काउंसिल में मेरी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगी कि हिजाब के साथ ही हमारे लड़कियां तालीम हासिल कर सकें। ये सबसे बड़ा मसला है जो पिछली हुकूमत में इसको इसे रोक दिया गया था। अब हमारी कांग्रेस हुकूमत पर हम भी दबाव डाल सकते हैं और मुझे यकीन है कि हमारे वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब जो तालीम को सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस देते हैं, तो तालीम हासिल करने के लिए कोई मुश्किलात नहीं आना चाहिए, कोई अड़चने नहीं आना चाहिए। तो ये हो सकता है, हमें हुकूमत पर भरोसा है। मैं ज़रूर ये काउंसिल में उठाऊंगी इसके लिए। जो भी हमारी कौम मिलत के मसलों मसाला हैं, इनको हल करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है, कुछ लोग इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस में आपका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि सीनियर लोग काफ़ी मौजूद थे, इसके बावजूद आपको टिकट दी गई है। इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन है? जो लोग जानते नहीं मेरे बारे में इस तरह से कर रहे हैं, मैं जब SM कृष्णा, यूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक़ शुरू से ही रखती हूँ। मेरे वालिद मोहतरम फ्रीडम फाइटर थे, तो फ्रीडम फाइटर एक्चुअली कांग्रेस से ही हो सकते थे। मेरे घर में मेरे भाई तमाम कांग्रेस के वर्कर्स, हार्ड वर्कर्स थे। और मैं जब कॉलेजेस में इलेक्शन के लिए खड़ती थी, कांग्रेस की कैंडिडेट कहला के ही मैं इलेक्शन लड़ती थी। इसके बाद मौका ऐसा मिला कि मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं दी 86 में। तो उस वक्त दूसरी अपोजिशन पार्टी जो जनता पार्टी थी, वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, किसी ने जनता पार्टी। तो उस वक्त कोई लोग प्रपोज किए कि ये यूनियन लीडर है, कर सकती है, तो उन्होंने आकर प्रपोज किया। फिर भी हमने कांग्रेस से पूछा कि टिकट दिया जाए, लेकिन उस वक्त में नहीं मिली। कौन सी ईस्वी में था? 86 में, 1986 में। तो उस वक्त मेरी कांग्रेस छोड़कर मैंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो उसके बाद लगातार मुझे उन्होंने टिकट देते गए। और मैं जब तक हमारे वज़ीर आला जहेज पटेल थे, जब मैं जिला पंचायत की प्रेसिडेंट भी बनी थी, बाद SM कृष्णा के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारी रियासत के, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मिनिस्टर कागुड़ तिम्मप्पा साहब एक फंक्शन आए थे भद्रावती को। उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया कि फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लो, आप कांग्रेस की फैमिली हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर दो। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कराकर जब मुझे उसी रोज़ मुझे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर बनाए गए और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी बनाया गया। और उसके बाद मुझे असेंबली इलेक्शन में
स्टेट के जहाँ भी डाला जाता था मैं वहाँ जाकर काम करती थी। मुझे कोई दिक्कतें नहीं आई, जाकर करती थी। जब मैंने 2013 में मेरे काम को देखकर ही मुझे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। आप कांग्रेस में कब ज्वाइन हुई थी? कांग्रेस में एस एम कृष्णा के दौर में ही ज्वाइन सीनियर मोस्ट जब कांग्रेस में अगर कोई जनता पार्टी से आकर हुआ तो मैं ही सबसे पहले, मैं और बी ए मोहिद्दीन साहब थे और बी एल शंकर और स्पीकर रमेश कुमार जो हैं, हम पांचों एक वक्त कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। दूसरे लोग जो थे बाद में कई सालों बाद ज्वाइन हुए वो, तो मुझे मेरी पार्टी ही कांग्रेस थी। तो ज्वाइन होने के बाद उन्होंने मुझे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर बनाया गया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर बनाया गया और मैं औरतों की तालीम के लिए बहुत से काम किए वहाँ पर। जब मैं ज़िला पंचायत की प्रेसिडेंट थी उसी वक्त से मेरा नज़रिया भी वही था, जहाँ स्कूल्स जहाँ नहीं है स्कूल की तामीरात कराने के लिए गवर्नमेंट से कराना और रिक्रूटमेंट कराना, और जहाँ हमारी उर्दू स्कूल्स में टीचर्स नहीं है वो कराना। इसके बावजूद में पार्टी में मुझे जनरल सेक्रेटरी का होता 10 साल तक दिया गया। जब डॉक्टर जी परमेश्वर साहब कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे तो मुझे एक जनरल सेक्रेटरी बनाकर हुबली धारवाड़ को इंचार्ज दिया गया था। उनके साथ में उस वक्त वेणुगोपाल सर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल थे, उनके साथ मैंने काम किया है, वो बखूबी मेरा काम जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे दिनेश गुंडूराव प्रेसिडेंट होने के बाद फिर भी मुझे और से जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। जब मुझे दावणगेरे इंचार्ज दिया गया उस वक्त भी दावणगेरे में मैंने काम किया, वो काम काज का तमाम जायज़ा लिया गया है। पार्टी में ऐसा ही ओहदे उठाकर नहीं देते, तो साइलेंटली मैं काम करती थी। और उसके बाद परसों के असेंबली इलेक्शन जो तेलंगाना में हुए, मुझे भी तेलंगाना में डालकर मुशीराबाद को इंचार्ज दिया गया था, वहाँ पर भी मैंने जाकर काम किया। ये तो सब हाईकमांड मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा था। तो आप कहाँ भी हो जाकर पूछ सकते हैं। माइनॉरिटी कमीशन के आप चेयरमैन रहे हैं, पूरा टर्म आपका कंप्लीट हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है माइनॉरिटी कमीशन में, आपने क्या काम किया है? माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन होने के बाद मेरा टर्म पूरा नहीं हुआ, 3 साल 5 की तादाद दी, लेकिन मुझे 20 महीने दिया गया। जब मैं माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन थी, सबसे बड़ा काम मुझे करना चाहिए था कि इसे सिविल पावर नहीं था हमारी कमीशन को। सिविल पावर का ना होने से ये पोस्ट ऑफिस के वैसा था माइनॉरिटी कमीशन। तो इसलिए मैं कौम मिल्लत को फ़ायदा इंसाफ दिलाने के लिए सिद्धरामैया जी से आग्रह कर उस वक्त मरहूम हमारे डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे, वो और मैं बैठकर बाकायदा बिल इंट्रोड्यूस कराकर दोनों हाउस में बिल पास करा के इसी सिविल पावर का दर्जा दिया गया। उसके बाद बाकायदा कोर्ट कंडक्ट कर सकते हैं, किसी को सम्मन कर सकते हैं। ये लाना भी कोई छोटी बात नहीं है। हमारी आपके पीरियड में हुआ ये? मेरे पीरियड में ही हुआ है। मैं बड़े फख्र से बोलती हूँ, सिविल अगर कोई कमीशन को सिविल पावर दिलाया तो मेरे दौर में ही दिलाया, मैं ही थी वो। इसके लिए मैंने 6 माह लगातार कोशिश देखी थी मैं। ये सिविल पावर लाना भी कौम मिल्लत के लिए काम करना ही है। तो ऐसा नहीं है मैं किसी को दिखावा करके काम करना, यानी मेरा हर वक्त मेरा एक ही सोच रहती है कि हम किसी न किसी तरह कौम और मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाए। बाकायदा कोर्ट कंडक्ट किया है मैंने, बाकायदा लोग आकर अर्जी दर्ज करते थे और मैं को सम्मन करके कोर्ट कंडक्ट करती थी और उनको 24 आवर्स में इंसाफ भी दिलाती थी। तो ये भी एक सबसे बड़ी खिदमत ही है। तो ऐसा नहीं, ये तमाम देखकर ही मुझे 2 वक्त फिर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, फिर मुझे मैदान में उतारा गया। तो मैं असेंबली खड़ने के लिए भी 2 टिकट भी पूछी थी, लेकिन वहाँ पर पार्टी से डिसीजन दूसरों को देने के लिए किया गया। उनके लिए मैंने भरपूर काम किए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरे तमाम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलएस जो एक्स एमएलएस हैं, उन तमाम का भी उन्होंने ओपिनियन लिया है। तो सब भी बोले हैं कि हमारे पास आकर काम करें हैं, मुसलमानों के एरिया में जाकर काम करें हैं। इसलिए तमाम देख कर ही पार्टी से ओहदा दिया गया है। लेकिन होता है, एतराज़ होता है, हर पार्टी में होता है। जिनको ना मिलता है उनको होता है, लेकिन मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई लोग हैं। गुस्सा रहता है, किसी को मिलता है तो किसी को ना मिलता है। जो मिलने वाले खुश होते हैं, ना मिलने वाले ना खुश होते हैं। ये मेरे पर वो कोई दबाव नहीं डाल रहे, मेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो ना खुशी उनकी इजहार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो आइंदा मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी बिल्किस बानो भद्रावती से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे पहले वो माइनॉरिटी कमीशन में काफ़ी फ़ाल चेयरमैन रहे और उनका कारनामा जिस तरह से वो बता रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन को सिविल पावर उन्होंने दिलवाया सिद्धरामैया से कह के।
लगातार इस पर फॉलोअप करके, और साथ ही अभी जो एमएलसी बनी है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें मिली है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी में उनका कंट्रीब्यूशन है, पूरी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका पार्टी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वो कर्नाटक की खवातीन को रिप्रेजेंट करेंगी अपर हाउस में, किस तरह से मसाइल को उठाएंगी, किस तरह से जो मसाइल है उसको हल करने की तरफ जाएंगी, ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबादियों का जो सिलसिला है वो जारी है। तकरीबन 24 तारीख को वो वोट लेने वाली हैं, और आगे देखना होगा कि किस तरह से इनका ये 6 साल का टर्म चलता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।